बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक बहुत बड़ी वारदात पकड़ी गई है और ये जो वारदात हुई है ये बड़ी मानी खेज भी है, क्योंकि इस वक्त एक जानिब तो इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग है, तो वहीं दूसरी जानिब वो तमाम तर लोग, चाहे वो साबका एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक रखते हों या फिर सियासत से, जो इमरान खान साहब के करीब समझा जाता है, उस शख्स के गिर्द भी घेरा तंग है। और जनरल फैज हमीद साहब इज नो एक्सेप्शन। तो उनके हवाले से एक वारदात हुई है और ये रात गए वारदात हुई है, इसका अहवाल भी आपके सामने रखना है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में वापसी, इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने ताकतवर हलकों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। जबकि नून लीग जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है। नून लीग कॉन्फिडेंस भी नहीं बल्कि मैं इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहूंगा, और ये ओवर कॉन्फिडेंस किसी यकीन दहानी की सूरत में है या क्या कुछ है, और क्या ये एक सियासी हिकमत अमली है या फिर ये अपने आप ऊपर और अपनी सियासत के ऊपर सियासी खुदकुश हमला है। इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रख देंगे। जबकि तैयबा राजा सनम जावेद की जमानत के हवाले से अहम समात जो है उसका अहवाल भी आपके सामने रखना है। काफी ज्यादा खबरें हैं, काफी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही साहब जो कि डटे हुए हैं अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, और उनसे बहुत सी मुलाकातें भी हुई, उन्हें समझाने की भी कोशिश की गई। 2 मरतबा चौधरी शुजात गए, 1 मरतबा उनके साथ एक इंतहाई आम शख्सियत भी उनसे जेल में मिलने गए, वो फिर भी डटे हुए हैं। और अब इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत ने चूंकि परवेज इलाही साहब को रिहा करने का हुक्म दिया था, इन्होंने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के रूपकार पर अमल न होने पर DIG जेल खाना जात को अदालत तलब कर लिया। और चूंकि लीगल और कानूनी सारी रिक्वायरमेंट्स ये पूरी कर चुके थे, बस वो एक रिक्वायरमेंट ये पूरी नहीं कर सके थे जो PTI के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली है, जो कि अब आइन में शामिल कर देनी चाहिए कि जितना बड़ा भी, जितना संगीन भी जुर्म हो, रिहाई उसी वक्त मिलेगी चाहे आप कसूरवार हैं या बेकसूर हैं, अगर आपने PTI के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक वजीर आला पंजाब और मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज इलाही की रिहाई के रूपकार पर अमल न करने और एतराज पर शोकाज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने DIG जेल खाना जात को तलब करते हुए 19 जुलाई को पेश होने की हिदायत की। अदालत ने कहा है कि DIG को इल्म होना चाहिए कि सुप्रिटेंडेंट जेल ने अहकामात की खिलाफ वर्जी की। सुप्रिटेंडेंट जेल का कहना है कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी का मैं तो सोच भी नहीं सकता। रोबकार पर फैसले में अबहाम की वजह से अमल दरामद रोका। परवेज इलाही दीगर मुकदमात के बायस अभी भी जेल में है। मतलब वही बारीक वारदातें और वही सब कुछ। और ये जज साहिबान को भी पता है एंटी करप्शन के जज साहब क्या कर सकेंगे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान जो हैं वो बैठ कर कहते हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर देते, आपको जमानत मिल जाएगी। मैं जाती तौर पे मैं उस दिन से लेके आज के दिन तक ये बात करता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर वो एक जज साहब जो है उनका रिमार्क जो है ये वाला कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें आपको रिहाई मिल जाएगी, उस शख्स को जो रिहाई लेने अदालत आया था, मैं समझता हूँ ये पूरे पाकिस्तान के इस क्राइसिस को एक्सप्लेन करता है। इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स लिखे जा सकते हैं, इसके ऊपर थीसिस लिखे जा सकते हैं, इस एक जुमले के ऊपर किताब लिखी जा सकती है। तो वो इतना अहम जुमला है। अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं किसी भी सूरत वायलेंस और इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता कि जो कर रहे हैं उनके खिलाफ आनी हाथों से निपटें, लेकिन इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आज इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत ने तैयबा राजा, रुबीना जमील समेत 7 वर्कर्स की जमानत जो है वो खारिज कर दी है, जबकि बाकी का फैसला जो है वो कल मुतवक्के है। यानी जो इनकी दरखास्त जमानत थी तैयबा राजा की और रुबीना जमील समेत 7 खवातीन वर्कर्स उनकी खारिज हुई है। सनम जावेद का फैसला जो है वो अगले हफ्ते मुतवक्के है। यानी तैयबा राजा का तो आ गया, सनम जावेद साहिबा जो है उनका अगले हफ्ते मुतवक्के है, दीगर का कल भी ये फैसला आ सकता है। लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ जो है इम्कान यह है कि इन लेडी वर्कर्स को मिल जाएगा। इन पर जारी बात है इल्ज़ाम, जैसे तैयबा राजा के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने वीडियो बनाई या इस तरह के मामलात। इवन एक इल्ज़ाम यह है कि पुलिस वाले को देख के अपना दुपट्टा फेंका, पुलिस वाला बदतमीज़ी कर रहा था। तो इसमें लीगल टीम जो है वो पुरुमीद है कि अब जहाँ से अगर रिलीफ नहीं मिला और फाइनली ज़मानतें जो हैं वो इनकी खारिज हो गई हैं, तो अब रुजू किया जाएगा लाहौर हाई कोर्ट से, और लाहौर हाई कोर्ट से
ان لیڈی ورکرز کو, ان خواتین ورکرز کو ریلیف مل سکتا ہے. انہیں وہاں سے کسی بھی قسم کا کوئی, چاہے وہ پارشل ریلیف ہی کیوں نہ ہو, لیکن کچھ نہ کچھ وہاں سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ان خواتین کی جو ضمانتیں ہیں وہ خارج ہو چکی ہیں, اور یہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ باقیوں کی ضمانتیں بھی خارج ہو جائیں گی. ان کی بھی رہائی کے کوئی زیادہ چانسز اس وقت نہیں ہے. ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ, لیکن آبویسلی لیگل ٹیم جو ہے وہ الٹرنیٹ آپشنز ایکسپلور کر رہی ہے, اور اس میں ایک بڑا واضح, بڑا کلیئر آپشن ہے کہ یہاں سے ریلیف نہیں ملا تو پھر لاہور ہائی کورٹ رجوع کر لیا جائے اور لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں. اب ذرا آ جاتے ہیں کچھ ایسی باتوں کے اوپر, کچھ ایسے معاملات کے اوپر جو بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک جانب تو ناظرین کرام نون لیگ جو ہے اس نے, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا, اور نون لیگ نے کسی سیاسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس سے پہلے یہ خبریں تھیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کو انہوں نے 5 سیٹیں آفر کی, وہ 30 سیٹیں مانگ رہے تھے, ان کی بات نہیں بنی. تو نون لیگ جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے, اور یہ کانفیڈنس جو ہے یہ ویسے نہیں ہے, اس کانفیڈنس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے, اور اس کا اعتراف جاوید لطیف صاحب کر چکے ہیں. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نون لیگ نے پنجاب میں بھرپور انداز میں انتخابی مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے, اور نون لیگ نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پنجاب میں کسی سیاسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی. مسلم لیگ نون پنجاب میں باقاعدہ الیکشن مہم کا آغاز کر رہی ہے, اور مسلم لیگ نون پنجاب کے ہر حلقے میں, ہر کانسٹیچوئنسی میں جو پروونشل اسمبلی کی ہے وہاں پر نون لیگ الیکشن لڑنے کا اعلان کر چکی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. پنجاب کے معاملات چونکہ یہ بڑے بہتر انداز میں نون لیگ کے دیکھتے ہیں. اب یہاں پر نون لیگی سینیٹر جاوید لطیف جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا اعتراف کیا, جس طرح حفیظ اللہ نیازی صاحب نے یہ بات کل کہی کہ اس وقت فیصلہ ہو چکا ہے اوپر لیول پر, اور فیصلہ سازوں کے لیول پر, جو اصل میں فیصلہ ساز ہیں, جو مقبولیت نہیں قبولیت کا شرف بخشتے ہیں, ان کے ہاں کہ نواز شریف صاحب کو واپس لا کر نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں پاکستان کا وزیر اعظم بنوانا ہے. اور اب اس کے اندر obviously ایک پرسیپشن یہ بن گئی کہ غالباً it is a part of some deal, you scratch my back I'll scratch yours, یا اس طرح کا کچھ معاملہ. جاوید لطیف صاحب نے اس سب کے اوپر, میں سمجھتا ہوں اداروں کے اوپر ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اداروں میں بیٹھے لوگ نواز شریف کو پاکستان کی امید سمجھ رہے ہیں. مطلب جو لوگ اداروں کے اندر بیٹھے ہیں, جو انسٹیٹیوشنز کے اندر بیٹھے ہیں, they think کہ نواز شریف is the last hope. اور اداروں سے مراد آپ کو پتا ہے کون سے ادارے ہیں اور کون یہ سمجھ رہا ہے. بلکہ یہ 10-12 سیکنڈ کا کلپ ہے, آپ جاوید لطیف صاحب کی اپنی زبانی بھی سن لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کے لیے نہیں, یہ اداروں کے اوپر ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے کہ ادارے یہ سمجھ رہے ہیں تو وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل دائرہ کار سے کہیں باہر ہو رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوال اپنی جگہ پر رہتا ہے, اور اس کے اندر پھر اور بہت سی جہتیں ہیں, اس کے پھر بہت سے اس کے اندر سے ہم سوال نکال سکتے ہیں. لیکن آپ پہلے ذرا یہ سن لیں. انتخابات آزادہ نہ ہوئے تو نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنے, مگر اس دفعہ چینج یہ ہے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ بھی نواز شریف کو ہی امید سمجھ رہے ہیں پاکستان کی. جی ناظرین اکرام, مطلب اس دفعہ چینج یہ ہے, پہلے چینج یہ تھا کہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو امید سمجھتے تھے پاکستان کے مسائل کی بقول نون لیگ, اور اب چینج یہ ہے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ بھی نواز شریف کو پاکستان کی امید سمجھتے ہیں. مطلب انہیں ایشو نہیں تھا ان چیزوں سے, انہیں مسئلہ نہیں تھا پولیٹیکل انجینئرنگ سے, انہیں مسئلہ نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹکس کے اندر انوالومنٹ سے. انہیں مسئلہ تھا کہ یہ پولیٹیکل انوالومنٹ ہونی چاہیے لیکن یہ ہمارے حق میں ہونی چاہیے, اور اب غالباً یہ اسی لیے اتنے کانفیڈنس کے اندر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی البتہ کافی زیادہ پریشان بھی ہے, غصے میں بھی ہے, پیپلز پارٹی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. بلکہ اب خورشید شاہ صاحب جو ہیں, اس سے پہلے ندیم افضل چند صاحب نے بھی اس طرح کے اشارے دیے کہ بھئی کیا ہو گیا, پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے وہ تو ہے ہی پیپلز پارٹی کا پرانا نظریاتی ورکر. پیپلز پارٹی تو 15-20 سال پہلے ایکٹیو ہوئی, اس سے پہلے تو وہ سارا پیپلز پارٹی کا ورکر تھا, اور ایسا نہیں ہوتا سیاست کے اندر اور یہ ساری چیزیں. تو خورشید شاہ صاحب سے جب پوچھا گیا کہ کیا جمہوریت کی خاطر آپ کبھی عمران خان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے آپ کی جماعت, انہوں نے کہا کہ بھائی جمہوریت میں تو ہوتی بات چیت ہے, ہم تو بھارت کے ساتھ دشمن کے ساتھ بھی بات چیت کر لیتے ہیں. عمران خان کی اگر میں ٹوٹ جائے تو پیپلز پارٹی انہیں سیاست میں واپس لے آئے گی. اب یہ ایک چیز ہے, عمران خان صاحب کو سیاست میں واپس لانا پیپلز پارٹی کا کام تو نہیں ہے, نہ یہ اداروں کا لانا یا نکالنا یہ عوام کا کام ہے. لیکن آئی پرسنلی
पर्सनली थिंक कि ये पीटीआई के हक में या खिलाफ स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि खुर्शीद शाह साहब जो हैं, इन्होंने जो ये ऑब्वियसली वफाकी वजीर हैं, इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है ये इसलिए मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि इन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया एक मरतबा फिर ताकतवर हलकों को कि हम पीटीआई के साथ मामलात अपने ठीक कर सकते हैं, अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं, और पीटीआई जो है उसके साथ हम चीज़ें ठीक करके पीटीआई को भी एक मिस कॉल दे दी है कि कल को अगर इस सारे निज़ाम के ऊपर पीपल्स पार्टी जो है वो तनहा रह जाए, नून लीग सारी चीज़ें और मीठा मीठा हप हप कर जाए और सारे मामलात हो जाएं, तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ पर जाए। तो गालिबन पीपल्स पार्टी ने एक जानिब तो इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर मिस कॉल दी है, जरदारी साहब इससे पहले दे चुके हैं। उन्होंने कहा था ना कि मैंने कप्तान को, खिलाड़ी को कहा था मिसाक़े मईशत कर लो और ये सब कर लो, मैं आज भी तैयार हूँ और ये सारी चीज़ें। मतलब पीपल्स पार्टी जो है वो इनडायरेक्टली ये मैदान जो है, ये रास्ता जो है ये खुला छोड़ना चाहती है, और ये एक क्लियर मैसेज गालिबन एस्टैब्लिशमेंट को है कि आप हमें अडॉप्ट कर लें तो फिर, वरना हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। इसे अब आप जो मर्जी समझ लें, लेकिन मैं तो इसे इसी तर्ज की एक स्ट्रैटेजी समझूंगा। ये तो नहीं कि पीपल्स पार्टी को कोई पीटीआई का बहुत ज़्यादा प्यार है या बहुत ज़्यादा ख्याल आ गया है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब जिस तरह मैंने आपको अपने इब्तदाइये में बताया एक वारदात, तो साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के भाई जो हैं, उनके सगे भाई नजफ हमीद, इनके घर में चोरी की वारदात हुई है, और इस वारदात के दौरान चोर 1 करोड़ 7 लाख रुपए और मोबाइल फ़ोन जो है वो लेकर फरार हुए, यानी 1 करोड़ 7 लाख रुपया कैश इनके घर में पड़ा था। तफसीलात के मुताबिक चकवाल में साबिक DGISI फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद के घर चोरी की वारदात हुई। वारदात में 1 करोड़ 7 लाख रुपए और मोबाइल फ़ोन चोरी करके चोर ले गया। पुलिस ने बताया कि चकवाल के थाना नीला में घरेलू मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नजफ हमीद ने बताया कि वारदात के रोज़ वो इलाज के लिए लाहौर में थे और पीछे से ये वारदात हुई है। वैसे ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और चोरों की दीदा दिलेरी है कि एक साबिक DGISI के सगे भाई के घर में आके वो चोरी कर लें। ऑब्वियसली इसमें और भी बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुबैना तौर पर जो चोरी की वारदात है वो 24 अप्रैल को हुई, और 24 अप्रैल को ये चोरी की वारदात थी। ताहम मुकदमा जो है वो 10 जुलाई को दर्ज करवाया गया है, 15-16 दिन के बाद। अब इसमें मामला क्या है, माजरा क्या है, ऑब्वियसली बहुत से क्वेश्चंस रेज होते हैं, क्योंकि फैज़ हमीद साहब अभी भी डिस्कशंस में हैं। फैज़ हमीद साहब के हवाले से अभी भी इंकशाफात आते रहते हैं, उनसे तहकीकात होती रहती हैं, वो मॉनिटरिंग होती रहती है उनकी। तो इसमें बहुत से सवालात जो हैं वो यहाँ पर ऑब्वियसली द क्वेश्चंस रेज, और जारी बात है उनके इस वारदात से एक मैसेज देना था या क्या मकसद था, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ सका, लेकिन दिस इज डेफिनेटली अ बिग न्यूज़। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान।